उनकी शिकायत रहती है कि जब भी वो राजगढ़ कृष्णा कुंज जहाँ राज ठाकरे रहता है, जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो उनको 2 से 3 घंटा इंतजार करना होता है, इजीली एक्सेसिबल नहीं थे। वहीं अगर उद्धव ठाकरे की बात करो तो उद्धव ठाकरे रात के उनके कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि 2-2 बजे तक वो आसानी से जो लोग उनसे मिलने आते थे उनसे वो भले ही मिलते थे, भले रात के 2 क्यों ना बजे हो, 3 क्यों ना बजे हो, लेकिन मिलते जरूर थे। कोई भी मातोश्री से उनसे मिले बगैर लौटे नहीं जाता था। और शायद यही वजह थी कि चुनाव के एन वक्त पहले एमएनएस के जो कई सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, जैसे कि कुर्ला में हाजी राफत है जो एमएनएस के उपाध्यक्ष है और राज ठाकरे के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने राज ठाकरे के दामन एन वक्त पे चुनाव के समय छोड़ दिया और वो उद्धव ठाकरे से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो ये कई सारी बातें हैं जिसका खामियाजा शायद हम कह सकते हैं कि राज ठाकरे को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे तो उससे तो साफ यह है कि एमएनएस को बहुत ही बड़ा नुकसान इस विधानसभा चुनाव में हुआ है। बहुत शुक्रिया अंकुश। लौटेंगे आपके पास और मुंबई लौटेंगे वापस। महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी इन कंपैरिजन जो हम पहले फिगर देख रहे थे उसके मुकाबले काफी सिकुड़ रहा है वो नंबर। अब वो 100 के पास जा रहा है। अपने आप में सैकड़ा और सैकड़े को पार करना एक बड़ी उपलब्धि, लेकिन सवेरे के रुझान के मुकाबले कहीं ना कहीं एक ज्यादा मॉडरेट उनकी अब ये परफॉर्मेंस की तरह से इसकी एनालिसिस होगी अगर इसके आसपास रहेंगे। निश्चित रूप से बड़ी छलांग, लेकिन एक ऐसी कूद नहीं जिसकी सिर्फ वाहवाही हो। एक उसको आप पर्सपेक्टिव में देखेंगे और कांग्रेस और एनसीपी का कॉम्बिनेशन भी मिलके सैकड़ा पार कर रहा है, तो उस किस्म की शर्मनाक हार भी नहीं जैसी की बात हो रही थी। अगर आप स्पेशली 3 टर्म्स के बाद वापस चौथी बार वोट करने जा रहे हैं तो कुछ रिडीमिंग हो रही है कांग्रेस की महाराष्ट्र के संदर्भ में। एक वो सेक्युलर कॉम्बिनेशन जिसको वो बताते थे एनसीपी और कांग्रेस मिलके। अगर देखिए शिवसेना बीजेपी मिलके चुनाव लड़ती तो नो ब्रेनर था, लेकिन जब उनका टूट गया और अगर कहीं कांग्रेस एनसीपी मिलके लड़ लेते तो शायद वो भी नो ब्रेनर था। तो इनकी हार भी निश्चित थी। You know, it's a good experiment. हाँ, politics is an art of possible and संभावना है। दोनों अगर लड़के एक साथ लड़के संजीव तो हो सकता है परसेंटेज आप वोट और ज्यादा सीटें उनको मिले। हमने शरद पवार से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था उर्मिलेश जी कि जब शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटा तो उसके टूटने के विदिन 1 आवर आपका गठबंधन टूटा, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आई क्या कि अगर आप गठबंधन बनाए रखते तो स्पष्ट जीतते? लेकिन उस समय सबके मन में शायद उन्होंने कहा कि नहीं हम अपने बल पे बनाएंगे। खैर वो तो नेता बोलते ही ऐसे, नहीं उसका शायद रणनीति कुछ और थी। उस समय रणनीति यही थी कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे बाद में, बिल्कुल वो थी, लेकिन वो अभी सफल होती हुई नहीं दिख रही है या जो भी होगा। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके साथ तो हमारी 100% बनती कांग्रेस के साथ। आज की स्थिति में अगर हम सरकार नहीं बना पाते ये तो पता था उनको। तो ये माना जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में अगर सेकुलर कॉम्बिनेशन का कोई खेल बिगड़ता नजर आया तो उसमें शरद पवार लाइव जा रहे हैं एक बार मुंबई, बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं मुंबई लाइव एक बार, वहां पे देखिए आप ढोल मजीरे बज रहे हैं। आप देखिए वोट परसेंटेज देखिए ना, बीजेपी 26 शिवसेना 20, ये मिलकर लड़ते तो 46 होता, और 18 कांग्रेस और एनसीपी ये मिलकर तो 36, ये तो जीतते ही जीतते। You know, 2 + 2 is not always 4, but broadly ये कॉम्बिनेशन जी देखिए यूनियन में स्ट्रेंथ कैसे भी। मुंबई में नैरिमन पॉइंट पे बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल, ढोल मजीरे नगाड़े, और अंदर जैसे हमारी सहयोगी थोड़ी देर पहले बता रही थी अंदर बीजेपी की त्रिमूर्ति बैठी हुई है। जो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट जिनकी घोषणा नहीं हुई है लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा है। आपने केजी कहा कि आप ब्राह्मण को बनाएंगे, संख्या पे निर्भर करेगा क्योंकि बीजेपी इस समय इस रूप में नहीं है कि ब्राह्मण मराठा इस तरह से सोचे, एक वर्ग का ये मान। और मुझे लगता है कि देखिए क्योंकि वहाँ प्रादेशिक नेताओं का ठीक है संगठन में जो भी भूमिका रही हो, लेकिन ये जो भी बीजेपी को मिला है उसका श्रेय अगर सबसे ज्यादा जाता है तो वो नरेंद्र मोदी को जाता है। तो इसलिए वो जो भी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, और एक नजारा मुंबई दफ्तर का, वो जो भी बाहर ज्यादा चहल पहल स्वाभाविक है, वहाँ सरकार बनने जा रही है। जी जी वही मैं यही कह रहा था कि इसमें मुझे नहीं लगता है कि जाति के जो समीकरण हैं उसके आधार पर कोई फैसला लिया जाएगा। पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे, पहले मनोहर जोशी भी रह चुके हैं, इससे पहले भी कई लोग रह चुके हैं। और उद्धव ठाकरे के एक प्रमुख सहयोगी हैं, मेरे पास मेरे कुलीग का मैसेज आया है कि अनिल देसाई साहब जो है शिवसेना के नेता हैं बड़े, उनका एक संदेश आया कि वॉर इज ओवर।
लड़ाई खत्म हो चुकी है, टाइम टू मूव ऑन एंड फॉरगेट डिफरेंसेस। तो देखिए मतलब व्यवहारिकता की विजय हो रही है, समझदारी की विजय हो रही है, और समय की मांग भी यही है। कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत इससे ज्यादा आ नहीं सकता। हमारे सहयोगी जनादेश भी वही है, जनादेश भी वही है, उन दोनों की मिलीजुली इस अलायंस की सरकार बनाने का। तो बहुत बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड मैसेज और बयान अनिल देसाई का। के जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, मैं वही कह रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि अब जातिगत समीकरण चाहे वो हरियाणा के मामले में हो, क्योंकि ये वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ी है, तो वो सुशासन के लिए है और गुड विकास गवर्नेंस के लिए है। अगर आपको तो रिपीट इसलिए करनी है परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता है कि वहां ये मायना रखेगा कि किस जाति के व्यक्ति को, क्योंकि अब वहां की लड़ाई जो है कम से कम नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में जो है जब तक वर्चस्व रहेगा तब तक जो है वहां की लड़ाई किसी जाति के आधार पर नहीं होगा, उनके नाम पर होगा। और वहां वो जिसको भी वो वहां बिठाते हैं, मुझे लगता है कि वो वहां के लोगों के लिए सर्वमान्य होगा। हाँ, हरियाणा में जरूर ये है कि क्योंकि 10 साल से जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो जाट रहे हैं, और एक कोर वोट जो है वो बीजेपी का नॉन गैर जाट रहा है, तो उसकी संभावना है कि एक गैर जाट व्यक्ति को गैर जाट को दिया जाए। लेकिन मैं तो महाराष्ट्र के रिजल्ट्स की जो आप जिस तरह की संख्या गणे थे 111, 55, 48 और 49, एनसीपी एक आगे, ये महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स हैं, ट्रेंड्स जो हैं उर्मिलेश जी, ये क्लियरली ये कहानी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव उतना एक तरफा नहीं हुआ है जितना कि देखा जाए, और इसमें भविष्य के बीज अभी से दिख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन बीजेपी शिवसेना कॉम्बिनेशन की लगभग 160-65 सीटें और कांग्रेस एनसीपी कॉम्बिनेशन की करीब 100 सीट्स, मतलब मुकाबला दिलचस्प तगड़ा। और 25 अदर्स 25 अदर्स, इसमें कौन है? तो उसमें ये कि देखिए एग्जिट पोल में जो आ रहा था वो भी नहीं सही लगता है, और दूसरा ये कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों के नेताओं से हम लोगों की जो बात होती थी चुनाव से पहले, वो लोग भी मानकर चल रहे थे कि बहुत बुरी हालत है। कांग्रेस के कई नेता तो ये कहते थे कि उन्हें 20-25 सीटें भी मिल जाती हैं तो बहुत है, और यही हाल एनसीपी का था। इसका मतलब दोनों पार्टियों के नेता अपनी हालत को सही एसेस नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ही हार चुके थे, और ये जो पराजय बोध है चुनाव से पहले वो शायद इनकी सीटें और कम कराया। अदरवाइज अगर ये साहस के साथ मैदान में आते, यूनाइटेड होकर आते, तो शायद बीजेपी से लड़ाई लड़ सकते थे। हमारे साथ कांग्रेस के जयवीर शेरगिल जुड़े हैं। जयवीर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस किस मुद्दे पे टूटा था कि कौन ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगा? अभी जो रुझान हम देख रहे हैं इस समय 50 पे एनसीपी आगे, 47 पे कांग्रेस आगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये शायद जिद कि हम ही ज्यादा पे लड़ेंगे, हम ही सीनियर पार्टनर रहेंगे इस कोएलिशन में, उन्हें भारी पड़ी, और नतीजे शायद एनसीपी की उस मांग को जायज ठहरा रहे हैं, अगर ये नतीजे परिणाम बनते हैं तो। क्योंकि पहली लोकसभा में वो 4 सीट्स जीते थे एनसीपी, तो वो उसी बेसिस पे बुनियाद पे ज्यादा सीटें मांग रहे थे। आपने दी नहीं, अलायंस टूटा, शायद मिलके लड़ते तो आज स्थिति कुछ और होती, महाराष्ट्र में तो कम से कम। जी संजीव जी, 2 बातें कहना चाहूँगा। अगर आप 2014 जो लोकसभा रिजल्ट्स आए हैं उससे अगर आप कंपेयर कीजिए तो कांग्रेस सिर्फ 16 सीट्स पे लीड कर रही थी, असेंबली सीट्स 2014 की लोकसभा में। आज वो लीड तकरीबन 16 से 50 सीट्स पे आ गई है। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से क्या हम ये 16 से 50 पे आ सकते ना या नहीं आ सकते, ये देखने वाली बात है। दूसरा, हाँ, जैसे रुझान आ रहे हैं, अगर कांग्रेस एनसीपी मिलकर लड़ती तो स्थिति बेहतर भी हो सकती थी, इसके कोई दो राय नहीं है। पर हमने 15 साल इकट्ठे काम किया है, कई बार कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, तो इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ रहा है। अगर 2014 के नज़रिए से देखूं तो हमने काफ़ी बेहतर किया है 16 से लेके 50 का। और अगर बीजेपी की बात की जाए, वोट शेयर उनका जरूर बढ़ा है, 27% से मेरे ख्याल 33% आ गया लोकसभा में, पर वो सीट्स में नहीं कन्वर्ट हुआ क्योंकि वो 2014 में 132 सीटों पे लीड कर रहे थे लोकसभा में। आज वो 132 से कहीं 105 और 109 के बीच में आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस का जो पैचअप या अलायंस टूटा, क्या सिचुएशन बेटर या नहीं होती ये तो अब रिजल्ट्स बता ही रहे हैं, पर अब आगे देखिए क्या नीति रहेगी। लगभग ये तय हो चुका है कि शिवसेना और बीजेपी साथ आ जाएंगे।
शिवसेना के लीडर्स के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, बीजेपी के नेता भी हमारे कार्यक्रमों पे और अदरवाइज जिस तरह से कह रहे हैं कि भूल जाइए जो लड़ाई झगड़ा हुआ, हम तो बुनियादी रूप से नेचुरल अलाइज हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके और एनसीपी के भी साथ जुड़ने की गुंजाइश है, या वो रिफ्ट सत्ता में जुड़ना एक अलग बात है, विपक्ष में जुड़ने की कोई ऐसी कंपल्शन होती नहीं, तो चलिए थोड़े दिन और डिफरेंसेस के साथ चलते रहेंगे, अगले चुनाव के समय देखा जाएगा। नहीं, इस मुद्दे पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं कोई स्थिति में उस पर टिप्पणी करने के लिए। पर बहुत आश्चर्य और एक सरप्राइजिंग पैचअप होगा बीजेपी और शिवसेना का, क्योंकि जिस तरह की शब्दावली इन्होंने एक दूसरे के लिए की है। अमित शाह ने कहा कि हमने एक चूहे को शेर बना दिया, तो हम उनके अब वो चूहों के पास वापस जब जाएंगे तो काफ़ी देखने की दिलचस्प बात होगी कि ये अलायंस दोबारा कैसे बनेगा, जो वॉल्यूम ऑफ एक्विजिशंस रही हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। पर जहां तक एनसीपी का सवाल है, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि हमारा फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी, क्या अलायंस रहेगी एनसीपी के साथ। चलिए जयवीर, आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट कि आप उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि आपने चूहे और उसकी शेर की उपमा दी और ये उसकी रेफर किया, मैं भी थोड़ा सा ये ध्यान आकर्षित करा दूं कि शरद पवार ने तो बहुत जोर शोर से अपनी पार्टी सोनिया गांधी के मुद्दे पर अलग बनाई थी और उसके बाद 15 साल तक साथ रह लिए। तो ये जो समय की आवश्यकता के अनुसार जब साथ मिलते हैं तो ये तो रियल पॉलिटिक यही है, इसलिए शायद रियल पॉलिटिक ये भी है कि उसकी बुराई कर लेगा और दूसरा कर रहा है। जी, कोई दो राहें नहीं है राजनीति में। आपका तजुर्बा मुझसे कवर भी आप करते हैं ज्यादा है कि कोई दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता। देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स। पर हाँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जब हो जाए तब मुश्किल हो जाता है। एनसीपी के साथ हमने 15 साल काम किया, आइडियोलॉजी डिफरेंस एज सच नहीं था, और इस बार भी जो अलायंस नहीं हुआ मुझे लगता है जो सीट शेयरिंग की वजह से टूटा है। तो इसलिए अब आगे मैं ये नहीं कह सकता देयर इज अ परमानेंट ब्रेकअप और अ परमानेंट फ्रेंडशिप। बस एक बात और जो बड़ी तस्वीर उभर के आ रही है, लोकसभा चुनाव में 50 के नीचे सिमटी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। बाकी यहाँ पे आप चौथे नंबर पे आ रहे हैं महाराष्ट्र में एज ऑफ नाउ, हरियाणा में तीसरे नंबर पे, 2 बड़ी स्टेट्स हाथ से जा रही हैं। कांग्रेस में क्या हो रहा है, प्रियंका लाओ पार्टी बचाओ के कुछ लोगों ने नारे लगा दिए हेडक्वार्टर्स के बाहर अकबर रोड पे। बस यही है क्या कांग्रेस का रिएक्शन और कांग्रेस की आत्मचिंतन एंड इंट्रोस्पेक्शन की दुनिया बस यहीं तक सीमित है? इतना ही सोच है बस? नहीं संजीव जी, मैं नहीं कहूँगा कि 2014 के बाद स्पेशली जब हमारी CWC मीटिंग हुई और एक कैंटीन रिपोर्ट दी, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस आने वाली और 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। और कांग्रेस ने, आप जानते हैं, इससे भी बुरा समय देखा है कि 99 में सिर्फ 3 राज्यों में हमारी सरकार रह गई थी और 2004 में उस 3 के आंकड़े से हम 11 तक पहुंच गए थे। हाँ, ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है, बहुत बड़ा एक लेसन है। हमें एक सही पर्सपेक्टिव से, खासकर लोकसभा और अब असेंबली चुनाव से समझना चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। और ये सफ़र और ये जो अब आज भी 8 राज्यों में हमारी सरकार है, बहुत एक सरफरोशी से काम करना पड़ेगा दोबारा पार्टी को वोटर से जोड़ने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए, और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2 अगले बिहार, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव हैं 2015 में। मेरे को लगता है कि अगर हम सही डायरेक्शन में काम करें और वोटर से दोबारा चढ़े तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। हकीकत ये है कि इन तीनों राज्यों में आपका कोई बेस नहीं है आज की तारीख में। जिन 2 राज्यों में आपका बेस था वहां तो आज आप इतनी करारी शिकस्त का सामना करके चुके हैं। तो बहुत ही अपहिल, आपने सरफरोशी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत ही अपहिल टास्क है। और फिलहाल तो पार्टी बिल्कुल उसको फेसअप करते हुए नजर नहीं आ रही है। संजीव जी जी नहीं संजीव जी, बिल्कुल एक अपहिल टास्क है। आपने 100% सही बात कही। अपहिल टास्क तो 99 में भी था जब हम सिर्फ 3 राज्यों में रह गए, हम 11 में आए 2004 में। जी, कांग्रेस एक 100 साल पुरानी पार्टी है। अपहिल टास्क ही एक पार्टी का असली, जो कहते हैं कि कोर और या कैरेक्टर को टेस्ट करने वाला होता है। हम कई अपहिल टास्क से, कहीं इससे वर्स अपहिल टास्क से गुजरे और वापस आए हैं। और मैं एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अपने अनुभव के आधार से कि इससे कोई अपहिल टास्क से गुजरे हैं। कहने के लिए अच्छा लगता है जयवीर कि हमने इससे भी 99 मैंने आपको 99 में कुछ नहीं था। आप 44 सीटों पे संसद में कब सिमटे हैं?
नहीं, राज्यों की गिनती आप- छोड़िए, अभी जिन राज्यों में आपकी नहीं, सरकारें हैं वो बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। जी, मैंने आप तो प्लीज आपको इस तभी बात 3 में और 11 रिलीफ का मत आंकड़ा दिया। लीजिए। आज हम 8 राज्य में हम 3। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई रिलीफ my नहीं ले रहा हूँ friend, संजीव जी। अगर एक जब कहते हैं एक जी बोले सर, बोले, प्लीज बोले, आप बोले। संजीव जी देखिए, दो बातें हैं। जब भी कोई बच्चा किसी इम्तिहान में फेल हो जाता है, 2 ऑप्शन होती हैं। या तो कह दो क्वेश्चन पेपर खराब है, टीचर की गलती है, या मान के एनालाइज करके अगले इम्तिहान में बेहतर बिल्कुल करो। सही बात। तो हम ये दूसरे बच्चे वाली कैटेगरी में हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा कि क्वेश्चन पेपर गलत है या टीचर की गलती है। मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। कोई डिफीट इज अ डिफीट, देयर इज नो इफ एंड बट। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हार होती है। हमें उससे सीख के अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ना ही एक दैट इज द ओनली ऑप्शन। और अगर हम उस पर नहीं काम करते तो हम हमारे उस बच्चे में जो टीचर पे ब्लेम कर देते हैं और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बाल की खाल निकालने जैसी एक बात कर देता हूँ बस। मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय ये था कि आप इससे बड़े इम्तिहान में फेल इससे पहले नहीं हुए। ये सबसे बड़े इम्तिहान का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। तो पास्ट में आप फेल जरूर हुए, लेकिन इससे बड़ा फेलियर शायद कांग्रेस ने नहीं देखा है। तो पास्ट में शायद उसका कोई, शायद फिर संजीव जी, शायद अगर इससे बड़ा फेलियर नहीं देखा तो शायद लोग और जनता हमें मदद करे और इससे बड़ा कमबैक नहीं कुछ सालों में नहीं देखा कि एक रिकॉर्ड कमबैक कांग्रेस